नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इतिहास सच्चा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 16 अप्रैल को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जहां बात करेंगे नंदलाल बोस के बारे में। और आज ही के दिन यानी 16 अप्रैल 1966 को इनका निधन हुआ था। देखिए ये रिपोर्ट। 16 अप्रैल 1966 यानी आज ही के दिन नंदलाल बोस या नंदलाल बासु का निधन हुआ था। ये भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नंदलाल बोस ने संविधान की मूल प्रति का डिजाइन बनाया था। इनके प्रसिद्ध चित्रों में डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग इत्यादि है। नंदलाल बोस ने चित्रकारों और कला अध्यापन के अतिरिक्त इन्होंने 3 पुस्तिकाएं भी लिखी। रूपावली, शिल्पकला और शिल्प चर्चा। ये अवनींद्र नाथ ठाकुर के प्रख्यात शिष्य थे। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी में मुंगेर जिला बिहार में हुआ था। उनके पिता पूर्ण चंद्र बोस आर्किटेक्ट तथा महाराजा दरभंगा की रियासत के मैनेजर थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें अनेक विद्यालयों में भर्ती कराया गया, पर वे पढ़ाई में मन ना लगने के कारण सदा असफल रहे। उनकी रुचि आरंभ से ही चित्रकला की ओर थी। उन्हें यह प्रेरणा उनकी मां क्षेत्रमणि देवी से मिट्टी के खिलौने आदि बनाते देखकर मिली। अंत में नंदलाल को कला विद्यालय में भर्ती कराया गया। इस प्रकार 5 वर्ष तक उन्होंने चित्रकला की विविध शिक्षा ली। उन्होंने 1905 से 1910 के बीच कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अवनींद्र नाथ ठाकुर से कला की शिक्षा ली। इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापन किया और 1922 से 1951 तक शांति निकेतन के कला भवन के प्रधानाध्यापक रहे। बिहार में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद 15 साल की आयु में नंदलाल उच्च शिक्षा के लिए बंगाल गए। उस समय बिहार बंगाल से अलग नहीं था। कला के प्रति बाल सुलभ मन का कौतुक उन्हें जन्मभूमि पर ही पैदा हुआ। यहाँ के कुंभकार ही उनके पहले गुरु थे। बाद में वे बंगाल स्कूल के छात्र बने और फिर शांति निकेतन में कला भवन के अध्यक्ष। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने खूब हिस्सा लिया। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू के अत्यंत प्रिय थे। या बिहार की माटी से उनकी वाबस्तगी थी कि कला जगत के आकाश में दैदीप्यमान नक्षत्र जैसी ऊंचाई पाने के बाद अपने व्यवस्थितम जीवनाचार्य के बावजूद वे बार बार अपनी जन्मभूमि को देखने आते रहे। छात्रों के साथ राजगीर और भीमबाद की पहाड़ियों में हर साल वे 2-3 बार एक्सकर्शन के लिए आया करते थे। राज्य सरकार के स्तर पर इनकी स्मृति को संरक्षित करने का कोई प्रयास आज तक नहीं हुआ। नंदलाल बोस को भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाने का मौका मिला। नंदलाल बोस की मुलाकात पंडित नेहरू से शांति निकेतन में हुई और वहीं नेहरू जी ने नंदलाल को इस बात का आमंत्रण दिया कि वे भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपनी चित्रकारी से सजाएं। 221 पेज के इस दस्तावेज के हर पन्ने पर तो चित्र बनाना संभव नहीं था। लिहाजा नंदलाल जी ने संविधान के हर भाग की शुरुआत में 8 से 13 इंच के चित्र बनाए। संविधान में कुल 22 भाग हैं। इस तरह उन्हें भारतीय संविधान की इस मूल प्रवृत्ति को अपने 22 चित्रों से सजाने का मौका मिला। इन 22 चित्रों को बनाने में 4 साल लगे। इस काम के लिए उन्हें 21,000 मेहनताना दिया गया। नंदलाल बोस के बनाए गए इन चित्रों का भारतीय संविधान या उसके निर्माण प्रक्रिया से कोई ताल्लुक नहीं है।
वास्तव में ये चित्र भारतीय इतिहास की विकास यात्रा है। सुनहरे बॉर्डर और लाल पीले रंग की अधिकता के लिए हुए इन चित्रों की शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट से। अगले भाग में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसे सुनहरे बॉर्डर से घेरा गया है, जिसमें घोड़ा, शेर, हाथी और बैल के चित्र बने हैं। ये वही चित्र हैं जो हमें सामान्यतः मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अध्ययन में दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति में शतदल कमल का महत्व रहा है, इसलिए इस बॉर्डर में शतदल कमल को भी नंदलाल ने जगह दी है। इन फूलों को समकालीन लिपि में लिखे हुए अक्षरों के घेरे में रखा गया है। अगले भाग में मोहनजोदड़ो की सील दिखाई गई है। वास्तव में भारतीय सभ्यता की पहचान में इस सील का बड़ा ही महत्व है। शायद यही कारण है कि हमारी सभ्यता की इस निशानी को शुरुआत में जगह दी गई है। अगले भाग में वैदिक काल की शुरुआत होती है। किसी ऋषि के आश्रम का चिन्ह है। मध्य में गुरु बैठे हुए हैं और उनके शिष्यों को दर्शाया गया है। बगल में एक यज्ञशाला बनी हुई है। हम आपको बता दें कि नंदलाल का संपर्क रविन्द्रनाथ ठाकुर, आनंद कुमार स्वामी, भगिनी नवोदिता आदि से हुआ। उनके चित्रों की प्रशंसा होने लगी और चित्रकार के रूप में उनकी ख्याति बढ़ती गई। पहले वे पौराणिक विषयों और नर नारी के चित्र अधिक बनाते थे। अब रवि बाबू की कविताओं के आधार पर जीवन की समस्याओं से संबंधित चित्र बनाने लगे। उन्हें विश्व भारती ने देशोत्तम की अनेक विश्वविद्यालयों ने डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। नंदलाल बोस का 16 अप्रैल 1966 को निधन हो गया। तो अभी आपने नंदलाल बोस के बारे में जाना। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं अर्जन सिंह के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 16 अप्रैल 1919 को हुआ। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक बातें। अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के सबसे वरिष्ठ और 5 सितारा वाले रैंक तक पहुंचने वाले एकमात्र मार्शल थे। उन्हें 2002 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्शल रैंक से सम्मानित किया गया था। अर्जन सिंह को 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्हें 44 साल की उम्र में ही भारतीय वायुसेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से निभाया। अलग अलग तरह के 60 से भी ज्यादा विमान उड़ाने वाले अर्जन सिंह ने भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक बनाने और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाने में अहम भूमिका निभाई। अर्जन सिंह का जन्म 16 अप्रैल 1919 को पंजाब के लायलपुर में ब्रिटिश कालीन भारत के एक प्रतिष्ठित सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता रिसालदार थे। वे एक डिवीजन कमांडर के एडीसी के रूप में सेवा प्रदान करते थे। उनके दादा रिसालदार मेजर हुकुम सिंह सन 1883 और 1917 के बीच कैवलरी से संबंधित थे। उनके दादा नायब रिसालदार सुल्तान 1854 में मार्गदर्शिका कैवलरी की पहली 2 पीढ़ियों में शामिल थे। वे सन 1979 के अफगान अभियान के दौरान शहीद हुए थे। अर्जन सिंह मांटगोमरी में शिक्षित थे। उन्होंने सन 1938 में आरएएफ कॉलेज कैंब्रिल में प्रवेश लिया और दिसंबर 1939 में एक पायलट अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद सन 1944 में उन्होंने भारतीय वायुसेना की नंबर 1 स्क्वाड्रन का अराकन अभियान के दौरान नेतृत्व किया। इनके बारे में कुछ उल्लेखनीय तथ्य है। हम आपको बता दें कि मार्शल रैंक फील्ड मार्शल के बराबर होता है, जो केवल थल सेना के अफसरों को दिया जाता है। के.एम. करियप्पा और सेन मानेकशा ने 2 ऐसे थल सेना के जनरल थे जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया था। अर्जन सिंह वायुसेना और गैर थल सेना के ऐसे पहले अफसर थे जिन्हें मार्शल का रैंक दिया गया था।
देश जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, तब अर्जन सिंह को 100 भारतीय वायुसेना के उन विमानों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो दिल्ली और लाल किले के ऊपर से गुजरे थे। 1 अगस्त 1964 को 45 साल की उम्र में अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने और वे ऐसे पहले वायुसेना प्रमुख थे जिन्होंने चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी प्रमुख रहते हुए भी विमान उड़ाते रहे और अपनी फ्लाइंग कैटेगरी को बरकरार रखा। अर्जन सिंह न केवल लीडर पायलट थे बल्कि उन्हें वायुसेना की गहरी जानकारी थी। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में हुई लड़ाई में अर्जन सिंह ने भारतीय वायुसेना की कमान संभाली और पाकिस्तानी वायुसेना को जीत हासिल नहीं करने दी, जबकि अमेरिकी सहयोग के कारण पाकिस्तानी वायुसेना बेहद सुसज्जित थी। इसी के साथ 16 सितंबर 2017 को अर्जन सिंह को शनिवार सुबह सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो ये थे अर्जन सिंह जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। अब आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे भारतीय रेलवे परिवहन दिवस के बारे में, जो हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। रेल परिवहन एक जरिया है जिसमें यात्रियों और माल को पटरियों पर चलते हुए वाहनों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। देश के विशालतम सामानों के आंतरिक परिवहन तथा यात्रियों के संचालन में रेल परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की रेलों ने सुदूर क्षेत्रों में बसे लोगों तथा वहां मिलने वाले संसाधनों एवं तैयार वस्तुओं को संपूर्ण देश में पहुंचाया है। व्यापार, व्यवसाय, देशाटन, तीर्थयात्रा आदि का अवसर सुलभ कराने वाले साधनों की दृष्टि से रेलें देश की जीवन रेखा है। भारत में रेलवे के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास 1844 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखकर किया। देश में पहली रेलगाड़ी का परिचालन 22 दिसंबर 1851 को किया गया, जिसका प्रयोग रुड़की में निर्माण कार्य के माल की ढुलाई के लिए होता था। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र स्थित मुंबई और ठाणे के बीच 21 मील लंबे रेल मार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। इस रेलगाड़ी के लिए लोकोमोटिव इंजनों साहिब, सिंध और सुल्तान का प्रयोग किया जाता था। दक्षिण भारत में रेल की शुरुआत 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी से हुई। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन थी, जिसे 1929 में कल्याण और पुणे के बीच चलाया गया था। आज संपूर्ण देशों में रेलों का सघन जाल बिछा हुआ है। भारतीय रेल व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान समय में कुल 63,465 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। 150 वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय रेल ने वर्ष 2002 में अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती मनाया। देश में अनेक प्रकार की रेल लाइनें विद्यमान हैं और जिन क्षेत्रों में बड़ी लाइनें हैं वहां प्राकृतिक संसाधनों की भी प्रचुरता है और आर्थिक उत्पादों एवं भारी खनिजों यथा लौह इस्पात, कोयला खनिज, खनिज तेल एवं उर्वरक का अधिकांश परिवहन बड़ी लाइनों द्वारा ही किया जाता है। किंतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा भारी कच्चे मालों का परिवहन छोटी लाइनों के माध्यम से ही संपन्न होता है। छोटी लाइनों का परिवहन अधिक समय लेने वाला तथा वाहनांतरण होने वाला परिवहन ही है, जो कि बहुत खर्चीला है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा यूनिगेज प्रोजेक्ट या एक समान रेलवे लाइन परियोजना 1992 में प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत देश में सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर दिया जाना है। वर्तमान में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,133 और रेल मार्गों की कुल लंबाई 63,465 किमी है। हम आपको बता दें कि गूगल ने 16 अप्रैल 2013 को अपने डूडल भारत की पहली यात्रा रेल को समर्पित किया।
इस लोगों में धुआं उड़ाती रेलगाड़ी खजूर के पेड़ों से घिरे रेल मार्ग पर चलती दिख रही थी और इन दोनों का मेल गुंबद और मीनार से बने महल जैसा लग रहा था। तो अभी हमने आपको बताया भारतीय रेल परिवहन दिवस के बारे में। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।